वॉयेजर 1 का अंत नज़दीक है। दोस्तों, वॉयेजर 1 पिछले 47 सालों से स्पेस में घूम रहा है और उसी के साथ वो अपने अंत के नज़दीक जा रहा है। वॉयेजर 1 हमारी पहुंच से इतना दूर जा चुका है कि इतनी दूरी पर हमारे सबसे एडवांस्ड जेम्स वेब टेलीस्कोप को सिग्नल पहुंचाने में 20 घंटे 33 मिनट तक का समय लगता है। और इतना ही टाइम वॉयेजर 1 से पृथ्वी पर सिग्नल आने के लिए लगता है। वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। और इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वॉयेजर 1 आज भी एक्टिव है और स्पेस में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें आज भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी के साथ ये भी सोचना ज़रूरी है कि स्पेस इतना बड़ा है कि वॉयेजर 1 कुछ समय बाद कॉस्मोस के इस घने अंधेरे में खो जाएगा। वॉयेजर 1 जब लॉन्च हुआ था तब वो धरती पर गिरने से बस 3.4 सेकंड से बच गया था। जब वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था, तब उस लॉन्च के समय वॉयेजर के रॉकेट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। दरअसल रॉकेट के दूसरे इंजन में फ्यूल होने के बावजूद भी वह रॉकेट लॉन्च के बाद दूसरी स्टेज में चालू नहीं हो पाया। इस वजह से मजबूरन साइंटिस्ट्स को दूसरे कंपोनेंट के प्रोपेलेंट को बर्न करना पड़ा, ताकि वॉयेजर 1 ऊपर जाना बंद ना करे और नीचे ना गिर जाए। और जिस दूसरे कंपोनेंट से प्रोपेलेंट यूज किया गया था उसका उपयोग मिशन के काफी बाद में किया जाने वाला था, ताकि वॉयेजर को स्पीड से स्पेस में छोड़ा जा सके। लेकिन लॉन्च के दौरान उस प्रोपल्शन का सारा फ्यूल खत्म हो गया और ये फ्यूल खत्म होने के महज 3.4 सेकंड्स पहले ही वॉयेजर स्पेस में चला गया। अगर वॉयेजर की ऑर्बिटल एंट्री 3.4 सेकंड्स से डिले हो जाती तो वॉयेजर मिशन को पूरी तरह से अबॉर्ट तक करना पड़ सकता था। और आज मानव इतिहास में से ये इतना बड़ा हिस्सा बात करने तक के लिए भी नहीं रहता। अर्ली स्टेज में इतना बड़ा एरर आने की वजह से कई लोगों को लगा कि अब ये मिशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आज की तारीख में देखें तो वॉयेजर 1 ने हमें जुपिटर और सैटर्न समेत आउटर स्पेस की पहली इमेजेस भी दिखाई, उसकी के साथ काफी सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और चांद की भी डिस्कवरी की और उसी के साथ वॉयेजर 1 25 अगस्त 2012 के दिन इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया। वॉयेजर सिर्फ 5 साल तक ऑपरेशनल रहने के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन आज लगभग 47 साल के बाद भी पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसी घटना इससे पहले किसी भी स्पेस मिशन में नहीं हुई है और फ्यूचर में शायद ही कभी हो सकती है। वॉयेजर 1 25 अगस्त 2012 के दिन जब इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बना, तभी से वॉयेजर 1 के अंत की शुरुआत हो गई थी। जब वह सोलर सिस्टम से बाहर पड़ा तब उस पर सोलर रेडिएशंस की बजाय इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन हेविली इम्पैक्ट करने लगी, जो सोलर रेडिएशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके कांटेक्ट में आने की वजह से वॉयेजर के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में तकनीकी खराबी आने लगी और उन्होंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह के वातावरण को फेस करने के हिसाब से नहीं बनवाया गया था। इशू 1। इसका पहला इम्पैक्ट हमें 2017 में देखने के लिए मिला। वॉयेजर के प्राइमरी थ्रस्टर्स फेल हो गए और खराब होने के भी आसार दिखने लगे थे। वैसे देखा जाए तो वॉयेजर अपने थ्रस्टर्स पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था। प्राइमरी थ्रस्टर्स फेल होने के कारण साइंटिस्ट्स ने उसके सेकेंडरी थ्रस्टर्स को स्टार्ट करने की कोशिश की। दशकों से इन थ्रस्टर्स का उपयोग नहीं किया गया था और वो वॉयेजर के लॉन्च के बाद से इस्तेमाल नहीं किए गए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो सेकेंडरी थ्रस्टर्स पहली बार में ही चालू हो गए। इशू 2। वॉयेजर से रिलेटेड दूसरा इशू हमें 2019 में देखने को मिला, जब 1970 में दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स को डिज़ाइन किया गया था। तब दोनों को पावर सप्लाई देने के लिए 450 वॉट के रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जिसे RTGS के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें इंस्टॉल किया गया था। ये प्लूटोनियम 238 के डीके से पावर जनरेट करते हैं। जब जनरेटर्स में प्लूटोनियम 238 के डीके होने से हीट जनरेट होती है, तब ये जनरेटर्स उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे प्रोब को पावर सप्लाई करते हैं। लेकिन यह जानना भी ज़रूरी है कि प्लूटोनियम के डीके होने की भी एक लिमिट होती है, और ये जनरेटर्स हर साल 4 वॉट तक की एनर्जी जनरेट करते हैं।
लेकिन अब 1977 के हिसाब से 47 साल बाद देखा जाए तो ये जनरेटर्स 40 से 45% तक कम एनर्जी जनरेट करते हैं, जिस वजह से प्रोब के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह से पावर देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से 2019 में साइंटिस्ट्स को ये डिसाइड करना था कि वे किस इंस्ट्रूमेंट्स की पावर कंजम्पशन को काटे जिसकी वजह से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की लाइफ बढ़ाई जा सके। काफ़ी समय डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो प्रोब के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के हीटर्स बंद कर देंगे। वॉयेजर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए एनर्जी से लेकर हीट तक हर चीज़ का जुगाड़ किया जा रहा है। इशू 3 नवंबर 2023 में वॉयेजर एक ऐसी दिक्कत फेस करने लगा जिसका शायद कोई भी जुगाड़ नहीं था। नवंबर 2023 में वॉयेजर का फ्लाइट डेटा सिस्टम (FDS) बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। FDS का जो हिस्सा पृथ्वी से कमांड रिसीव करता है, उस कमांड को रिसीव करने के बाद एक्सिक्यूट करता है। लेकिन FDS के एक ऐसे पार्ट में इशू आ रहा है जो पृथ्वी पर वॉयेजर द्वारा कैप्चर किए गए जा रहे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे टेलीमेट्री मॉड्यूलेशन यूनिट (TMU) कहा जाता है। TMU आसपास के साइंटिफिक डेटा के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स के स्टेटस को भी पृथ्वी पर ट्रांसमिट करता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ समय से वो एक डेफिनेट पैटर्न में ट्रांसमिट कर रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का डेटा नहीं है, और वो लगातार इसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए FDS को रीबूट किया गया और उसे इशू से पहले वाले स्टेट में वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ और अभी भी वही डेटा ट्रांसमिट करता जा रहा है। इस इशू को सॉल्व करना भी हो तो उसमें दो दिक्कतें हैं। एक, पृथ्वी से वॉयेजर तक किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए 21 घंटों का समय लगता है, जिसका मतलब यह है कि अगर क्वेरी रेजोल्यूशन करना भी हो तो साइंटिस्ट्स को 2 दिन ऐसे ही बिताने पड़ेंगे, जिसकी वजह से किसी सॉल्यूशन पर पहुंच पाना अब नामुमकिन लगने लगा है। दूसरा इशू ये है कि FDS का स्ट्रक्चर इतना पुराना हो गया है कि उसके बारे में किसी को भी इतना ज़्यादा पता नहीं है, और FDS के बेसिक मैनुअल में ऐसे किसी इशू का जिक्र नहीं किया गया है। इसी के साथ FDS को डिज़ाइन करने वाली टीम में से अब एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है जो कि इससे जुड़ी हिडन डिटेल बता सके और इस इशू को रिजॉल्व कर सके। इन शॉर्ट, वॉयेजर ने हमें अपना पावरफुल डेटा देना बंद कर दिया है और फ्यूचर में शायद ही कभी देगा। हो सकता है वॉयेजर अब इन्फिनिट स्पेस में ह्यूमैनिटी की निशानी बनकर ही घूमता रहेगा। अगर किसी भी तरह से दोनों वॉयेजर से कनेक्शन बना भी लिया गया और उनकी लाइफ को कितना भी घसीटने की कोशिश की गई, तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2036 तक ही किया जा सकेगा, क्योंकि 2036 के बाद दोनों ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क के पार चले जाएंगे, यानी कि इंसानों की मैक्सिमम कम्युनिकेशन डिस्टेंस से काफ़ी दूर चले जाएंगे। और इसके बाद इन्हें कभी भी रिट्रेस किया जाएगा या नहीं, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, ये है मानव इतिहास के सबसे से गौरवशाली मिशन का अंत, जो आज से 300 साल के बाद डीप क्लाउड में घूम रहा होगा और 40,000 साल बाद किसी और स्टार सिस्टम के पास से गुजर रहा होगा। क्या आपको लगता है हम फ्यूचर में इतने एडवांस हो जाएंगे जिससे हम वॉयेजर को फिर से रिट्रीव कर पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।